हेलो स्टूडेंट्स, तिवारी जी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी और आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आपको पढ़ाई का इंटरेस्ट भी करेगा। बट बिफोर दैट, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप मैथ को आसान और इंटरेस्टिंग बना सकें। और वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग इसमें आने वाले टर्म्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी आते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट का मतलब जो सिचुएशन और कंडीशन के आधार पर नहीं बदलती है, वो कभी नहीं बदलती है, उसकी जो वैल्यू होती है हर समय वही रहती है। उसका सिचुएशन और कंडीशन से इंडिपेंडेंट होती है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लाइक जितने रियल्स नंबर हैं हमारे 2, 1/3, सॉरी ये पेन सही नहीं चल रहा, दूसरा मैं यूज कर ले रहा हूँ, -1/5, पाई, √2, जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे कांस्टेंट हैं। ये सिचुएशन और टाइम के आधार पे नहीं बदलती है। दूसरा आता है कांस्टेंट हो गई, दूसरा आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल यानी जो वैरी करता है, वैरी मतलब बदलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं x, y, z। अब वैरी करता है यानी सिचुएशन और कंडीशंस के आधार पर ये वैरी करते हैं। अब आप कहोगे कंडीशन और सिचुएशन के आधार पर क्या वैरी करते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एग्जांपल से क्लियर करो। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर क्या लिखते हैं, 4 इंटू साइड को यदि हम बोले x तो पेरीमीटर को क्या लिखेंगे, 4x। अब यदि इसकी साइड 5 सेंटीमीटर की हो हर एक साइड, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5, 20। अब बड़ा स्क्वायर ले लें जिसका साइड हमारा 10 सेंटीमीटर का हो, तो कंडीशन चेंज हो गया हमारा। अब ये 10 सेंटीमीटर का हो गया तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 यानी 40। तो ये जो 5 है, 10 है, ये क्या हो रहा है, कंडीशन के आधार पर बदल रहा है। छोटा स्क्वायर था जिसका साइड 5 था तो 5 डाले, बड़ा स्क्वायर आया साइड 10 है तो 10 डाले। बट ये 4 जो है, कोई सा भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो 4 अपने जगह पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, तो 4 तो कांस्टेंट हुआ। बट x जो है वैरी कर रही है, कभी 5 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 15 हो जाएगा, कभी 12 हो जाएगा। वो क्या है कि कंडीशंस आपको दिए रहेंगे कि वो स्क्वायर किस तरह का है। तो x हमारा वेरिएबल हुआ, और वेरिएबल को डिनोट हम लोग करते हैं x, y, z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया। अब आते हैं अलजेब्रिक टर्म्स। तीसरा हमारा आता है अलजेब्रिक टर्म। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट, लाइक
4x² y, मीनिंग क्या है इसका, 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई -5x² z, तो -5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू जेड। -5 क्या है, कांस्टेंट, x z वेरिएबल, तो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल -1/3y, इसका मतलब -1/3 इंटू वाई, तो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो हम क्या देखते हैं कि जनरल फॉर्म जो होगा हमारा टर्म्स लिखने का, जनरल फॉर्म ऑफ टर्म मीन्स अलजेब्रिक टर्म, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, कांस्टेंट C से डिनोट कर रहे हैं, वेरिएबल V से डिनोट कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल हैं उसमें, ठीक है। जैसे इसमें x और y दो तरह के वेरिएबल हैं, तो ये अलजेब्रिक टर्म्स 2 वेरिएबल के कहलाएंगे। इसमें 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल के टर्म्स कहलाएंगे। 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल के टर्म्स कहलाएंगे। तो वेरिएबल कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए वेरिएबल एक वेरिएबल है तो v1 से डिनोट कर रहे हैं, इसके ऊपर पावर देख रहे हैं, पावर का फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए इसका पावर कुछ रियल नंबर होगा, रियल नंबर 1, जैसे यहाँ लिखे कांस्टेंट वेरिएबल 1 है, x का पावर 2 रियल नंबर 2, फिर दूसरा वेरिएबल v2 का पावर कुछ और दूसरा होगा रियल नंबर 2। इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं कि कितने वेरिएबल्स हैं, उस आधार पर जनरल टर्म्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल का जनरल टर्म लिखा, ठीक है। हालांकि हमें जो पढ़ना है वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग यदि वेरिएबल पॉलिनोमियल, यदि हम लोगों को पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ना है तो हम लोग करेंगे CV1 की पावर R1, ठीक है। तो ये हमारा अलजेब्रिक टर्म्स कहलाता है, ठीक है। जितने भी हैं, अब यहाँ पर पावर में रियल नंबर हो गए, तो ये हमारा अलजेब्रिक टर्म्स कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल टर्म्स क्या कहलाएगा, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और क्लियर आप समझ पाएंगे। टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का पावर ये रियल नंबर के जगह पर होल नंबर रहे, रियल नंबर के जगह पर होल नंबर हो जाए तो ये टर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और यदि वेरिएबल का पावर, यदि सिंगल वेरिएबल है तो v1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, v⁴ R1। तो यदि पावर में रियल नंबर रहे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म कहलाएंगे, और वेरिएबल का पावर यदि होल नंबर रहे तो ये पॉलिनोमियल का टर्म कहलाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए 5x की पावर हाफ, ये हमारा अलजेब्रिक टर्म्स कहलाएंगे। लेकिन ये पॉलिनोमियल के टर्म नहीं कहलाएंगे क्योंकि पावर में रियल नंबर क्या है 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि हम यही लिख देते 5x की पावर 2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल का टर्म कहलाएगा क्योंकि पावर में होल नंबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलजेब्रिक टर्म्स जो हैं पॉलिनोमियल टर्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल टर्म्स जो हैं अलजेब्रिक टर्म्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक होल नंबर रियल नंबर
होता है, जैसा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग कोफिशिएंट्स। ठीक है, तीसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स, इसमें दो तरह के कोफिशिएंट्स हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, और दूसरा होगा लिटरल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का मतलब हुआ कि टर्म्स में वेरिएबल जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड थे। जैसे हमारा टर्म्स था 4x², सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं इसलिए सिंगल वेरिएबल वाला टर्म लिख रहे हैं, -√2x। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल वाला टर्म जो है, वेरिएबल जो है कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, 4। यहाँ पर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई है, -√2। तो ये हो गए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, ये हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। चलिए यदि दो वेरिएबल की भी बात कर ले, y भी लगा देते हैं इसमें, तो ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हो गए। अब लिटरल कोफिशिएंट्स क्या हैं, जैसे इसमें बोल देता कि x² का कोफिशिएंट बताइए, यानी 4x² में 4x² में x² का कोफिशिएंट बताइए, तो x² को हटा दीजिए तो बचा क्या, 4y। ये x² का कोफिशिएंट हो गया। इसमें बोलता y का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या हो गया, -√2x, ये y का कोफिशिएंट हो गया। तो ये हमारा लिटरल कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ टर्म्स। डिग्री ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो डिग्री ऑफ टर्म्स का मतलब हुआ, डिग्री ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, और यदि 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, तो सारे वेरिएबल के पावर प्लस हो जाएंगे। यदि सिंगल वेरिएबल है तो जो वेरिएबल की पावर है, जैसे 5x⁻10, तो यहाँ सिंगल वेरिएबल है तो वेरिएबल का पावर क्या है, 10, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 10। ठीक है, 2 वेरिएबल रहते हैं जैसे 6x²y, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, तो 2 और 1 3। तो इस तरह से हम लोग टर्म की डिग्री निकालते हैं और ये डिग्री कहलाता है। ठीक है, अब 5th में हम लोग देखें लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या हैं बच्चों, जैसे 4 -4x², 5x², √2x², यानी कि आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हटा दें तो एक ही चीज़ बचेगा। जैसे इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हटा दिए तो x², 5 को हटा दिए तो x², न्यूमेरिकल कोफिशिएंट √2 को हटा दिए तो x², सिर्फ एक ही चीज़ बचेगा। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स को, ये पूरा तो टर्म्स है, लेकिन लाइक टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को यदि हम
बंद कर दे, ढक दे या उसको नज़रअंदाज करें तो हमारे एक ही तरह के चीज़ बच जाते हैं। तो इस तरह के टर्म्स जो हैं हमारे लाइक टर्म्स कहलाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे -4x² है, यहाँ 5x है, √2 केवल इतना ही है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यदि आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हटा दे रहे हैं, √2 का मतलब √2 × x⁻0 लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि एक ही चीज़ नहीं बच रहा है, यहाँ x⁻2 बच रही है, यहाँ x⁻1 बच रहा है, यहाँ x⁻0 बच रहा है। तो ये अनलाइक हो गए, अलग अलग चीज़ बच रहे हैं, और ये लाइक होंगे, लाइक टर्म्स। समझ में आ रही है? अब आते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के पहले करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जब हम अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस साइन से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। जैसे 4x² + 3x - 5, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक टर्म है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये अलजेब्रिक टर्म है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए, ठीक है। फिर x⁻3/2 4x⁻3/2 - 3x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंगल टर्म भी हो सकता है, एक अकेला टर्म वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे √x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। सिंगल टर्म भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और एक से ज़्यादा टर्म्स जोड़ दें हम अलजेब्रिक टर्म्स को, तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में क्या है, जब पोलिनोमियल टर्म्स, उसमें क्या कंडीशन बताए थे कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए बस, और दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे लेकिन पोलिनोमियल नहीं होंगे, केवल होल नंबर होना चाहिए। जैसे ये है हमारा, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पोलिनोमियल भी है। जैसे 4x² + 3x - 5, ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल्स हैं, क्योंकि पावर में होल नंबर है, होल नंबर है। यहाँ भी 5 × x⁻0 लिखेंगे तो पावर क्या है हमारा, होल नंबर है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल हो गया। तो पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक फ़र्क यही है कि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर ही होती है, और इसमें वेरिएबल की पावर कोई सा भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पोलिनोमियल हुए, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुए। यानी कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन हर एक पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन था पावर में रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? तो जब सभी टर्म को प्लस साइन से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे यहाँ साहब तो ये तो प्लस साइन नहीं है, नहीं, यहाँ प्लस साइन से ही कनेक्ट करना है। 4x² + 3x + -5x⁻0 लिखते हैं, क्योंकि -5 तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे लिखे हों या ऐसे लिखे हों एक ही चीज़ है,
यदि इसमें टर्म्स को अलग करना होगा तो हमारा टर्म्स क्या हो गया, टर्म्स हमारे हो जाएंगे, इसमें क्या होगा 4x² एक, दूसरा क्या प्लस से कनेक्ट है 3x, तीसरा क्या कनेक्ट है -5 लिखिए या -5 × x⁻0 लिखिए, एक ही है। तो यहाँ पर जो माइनस दिख रहा है तो ये टर्म जो होगा -5 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टर्म यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो हर एक टर्म्स की डिग्री देखिए आप, डिग्री हम बताए अभी कि डिग्री क्या है, टर्म्स की क्या है कि वेरिएबल का जो पावर है वो डिग्री कहलाता है, और पोलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री हमेशा होल नंबर होता है, ठीक है। तो हर एक टर्म की डिग्री देखिए, और जो मैक्सिमम डिग्री होगी टर्म की वो पूरे पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे 4x⁻10 -5x⁻6 + 8x⁻2 + 6, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, एक टर्म, हमारे टर्म्स क्या क्या हैं ये देखिए, पहले ये देखिए इसमें टर्म्स क्या क्या हैं, 4x⁻10, दूसरा टर्म है -5x⁻6, तीसरा टर्म है 8x⁻2 और तीसरा टर्म लास्ट टर्म है 6। तो इसकी डिग्री कितनी होगी 10, चूँकि x का पावर 10 है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 6 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 6। इसकी डिग्री कितनी हुई 2, इसकी डिग्री कितनी हुई 0, ठीक है, क्योंकि 6 का मतलब होता है 6 × x⁻0। तो जो मैक्सिमम है ये 10, 6, 2 और 0 में मैक्सिमम क्या है 10। तो ये हमारा पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई हमारी 10। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाया। अब हमारा आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो जब हम टर्म्स की डिग्री को घटते हुए ऑर्डर में यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। जैसे कोई पोलिनोमियल ऐसे लिखा था 4x⁻2 - 3x⁻5 + 6, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है। इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पावर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। यानी हमें लिखना था, पहले ये लिखना था, फिर +4x² लिखना था, +6 लिखना था। या तो ऐसे लिखते या तो फिर 6 + 4x² - 3x⁻5 ऐसे लिखते। तो ये हमारा दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, ठीक है बच्चों। आज बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट आई होप कि आपके अभी तक जितनी पढ़ाई हुई है वो समझ में आया होगा और बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।